कल्पनाओं की कहानियाँ जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूँ। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी। अटैक भाग 9। किचन में मेरे अलावा तेजी और सीता काम करती हैं। आप इन दोनों नौकरानी के अलावा और कोई भी यहाँ आ नहीं जा सकता। अगर कोई नौकर कोई चीज़ भी लेना चाहता है तो वही किचन के दरवाजे पर खड़ा रहता है, किचन में पाँव नहीं रख सकता। मेरी सास ना छुआछूत बहुत मानती थी। उनके ज़माने में यही रीत चली आ रही थी, और वैसे भी हेल्थ और सफाई को लेकर इस नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी था। मेजर बलवंत ने तेजी को एक कड़क आवाज़ में कहा, ये दूसरी नौकरानी सीता कहाँ है? तभी एक अधेड़ उम्र की एक औरत आगे आते हुए कहती है, मेरा नाम ही सीता है। अब मेजर बलवंत सीता की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि कल से आज तक तुम्हारी मालकिन और तेजी के अलावा इस किचन में और कौन कौन आया होगा? अब सीता भी थोड़ा बनावटी अंदाज में कहती है, साहब किचन में तो कोई नहीं गया था, लेकिन कल शाम को पूजा करने के बाद पंडित जी ने चाय पीने की इच्छा प्रकट की थी। बस मैं मंदिर से निकलकर किचन की तरफ जाने लगी थी तो उन्होंने मुझे रोक कर अपने झोले में से गांठ में से बड़ी ढेर सारी चाय पत्ती देकर कहा था कि चाय की पत्ती को उबाल कर चाय बनाओ। इस चाय की पत्ती में ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं जिससे शरीर के सारे रोग बिना किसी दवा के इन जड़ी बूटियों से ठीक हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा था, पंडित जी इस बंगले में तो जितने भी नौकरानियाँ काम करते हैं उनमें से हर कोई किसी न किसी रोग से परेशान है। अगर कोई आदमी ठीक है तो उसके बच्चे को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। थोड़ी सी पत्ती मुझे भी दे दीजिए। तब उन्होंने कपड़े की गांठ में से बंधी हुई सारी पत्तियां मुझे देकर कहा था, मैं इस पत्ती को 2 पौंड पत्ती के साथ मिला दूं और उसमें थोड़ी थोड़ी पत्ती सब में बांट दूं। 5 दिन तक सुबह और रात एक एक कप से चाय पीने से सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। मैंने भी वो पत्ती किचन में रख दी और 2 पौंड चाय पत्ती के साथ मिला दी। बहुत ही खुशबूदार पत्तियाँ थी। मैंने 2 पौंड चाय की पत्ती में डब्बा भरकर चाय की पत्ती किचन में रख दी। लगभग आधा पौंड चाय पत्ती निकाल कर एक बड़े डब्बे में भरकर स्टोर में रखाई। बाकी आधा पौंड चाय पत्ती मेरे सर्वेंट क्वार्टर में जाकर उनको बांट दी। मुझे ये नहीं पता था कि पंडित जी जो चाय पत्ती मुझे दे रहे हैं वो जहरीली है, नशीली है। अब मेजर बलवंत एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम्हें मालूम भी नहीं हो सकता था। जब घर का मालिक ही एक ठग या चोर को पंडित समझ बैठा हो तो तुम्हारे अविश्वास करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर अचानक एक पल रुककर बोला, मेरा ख्याल है पिछली रात को या फिर आज सुबह सर्वेंट क्वार्टर हो और इस बंगले में रहने वालों ने उस चाय की पत्ती को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा और उसे पीते ही तुम सब बेहोश हो गए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सब हैरानी भरी नज़रों से मेजर बलवंत को देखने लग गए। मेजर बलवंत ने अपने कदमों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, आप सब लोग इस पत्ती को फेंक दीजिए। अब अपने कदमों को मंदिर की तरफ बढ़ाते हुए मंदिर के अंदर चला गया। उसे जेब से एक शीशा निकाल कर आँख पर लगाया और मंदिर के फर्श और दीवारों के लगभग 1-1 इंच भाग को बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक मेजर बलवंत ने इंस्पेक्टर तिवारी को मंदिर के अंदर पुकारा, इंस्पेक्टर साहब इधर आइए। अब इंस्पेक्टर तिवारी बड़ी ही तेज़ी से उठकर मंदिर के अंदर चला गया। मेजर बलवंत ने चटाई पर पड़े कुछ सुनहरे बालों की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, इन्हें उठा लीजिए। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने बड़े ध्यान से चटाई की तरफ देखा। चटाई पर थोड़े से सुनहरे बाल पड़े हुए थे। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। उसे जल्दी से उन सुनहरे बालों को उठा लिया। बाल सुनहरे होने के साथ साथ काफ़ी लंबे और मुलायम भी थे। मेजर बलवंत अब उठकर खड़ा होता है और एक गंभीरता पाने वाले चेहरे पर लिए हुए कहता है, मेरा ख्याल है ठगों और चोरों के उस गैंग में एक औरत भी है जिसके बाल सुनहरे हैं। मेरी इस बात की क्लैरिटी उस
बगिया से मिले इस छोटे से आईने से भी हो जाती है। मेरा ख्याल है सेठ जी के परिवार में जितनी भी स्त्रियां और लड़कियां हैं उनमें से किसी के भी बाल ना तो कटे हुए और ना ही सुनहरे हैं। इतना कहते ही उन बालों को इकट्ठा करके एक रैप में डालकर अपनी जेब में रख लिया। मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी अभी मंदिर की छानबीन कर ही रहे थे कि तभी एक मोटरसाइकिल बंगले के पोर्च में आकर रुकी और फिर सार्जेंट गोपाल मिश्रा तेज तेज कदम रखते हुए अंदर आ गया। उसके भारी बूटों की आवाज़ सुनकर मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी बंदे के दरवाजे की ओर देखने लग जाते हैं। अब इंस्पेक्टर तिवारी ने मंदिर से बाहर आते हुए कहा, क्या बात है सार्जेंट मिश्रा, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? अब सार्जेंट मिश्रा भी परेशानी में कहते हैं, पुजारी के छोटे बेटे पार्थ को किसी ने गोली मार दी है। गोली उसके सीने के केवल 1 इंच की दूरी पर लगी है, लेकिन जब तक हमें खबर मिली और हम उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे उसकी बॉडी से काफ़ी खून निकल गया था। डॉक्टर उसके सीने से गोली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिसाब से पार्थ के बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। आप लोग भी फ़ौरन चलिए, मैं बड़ी मुश्किल से पूछताछ कर आप लोगों तक पहुंचा हूँ। मेरे हिसाब से अब तक उसका ऑपरेशन हो चुका होगा। अब मेजर बलवंत तेज़ी से मंदिर से बाहर आते हुए कहते हैं, सेठ जी हम लोग शाम को आएंगे, आप लोग दही की नमकीन लस्सी पीजिए, इससे नशा कम हो जाएगा। खाना बिल्कुल मत खाइएगा, आज के दिन आप लोग सब केवल लस्सी से ही गुजारा कीजिएगा। अब उन लोगों को सिटी क्लिनिक पहुंचने में लगभग 20 मिनट लग गए। पार्थ का ऑपरेशन तो हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें बहुत ही धीमी धीमी चल रही थी। उसे ऑपरेशन थिएटर में लाकर एक प्राइवेट वार्ड में बेड पर लिटा दिया गया। वहाँ उसके परिवार के मेंबर्स के अलावा मंदिर के अनेक पुजारी और कॉलोनी के बहुत से निवासी भी थे, जो मंदिर के नियमित रूप से जाते रहते थे, जिनके साथ पुजारी परिवार से काफ़ी गहरे संबंध थे। 4 डॉक्टर और 2 नर्स पार्थ के बेड के पास खड़े थे। अब पार्थ को ऑक्सीजन दी जा रही थी। मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर तिवारी को आता देख डॉक्टर्स और फैमिली के बाकी लोगों ने बेड से हटकर उन दोनों को रास्ता दिया। मेजर बलवंत बड़े ही ध्यान से बेड पर खामोश पड़े पार्थ के चेहरे को देखने लगा। उसकी नाक के नथनों में ऑक्सीजन की नली लगी हुई थी और हाथ में लगी नली से उसकी बॉडी में खून चढ़ाया जा रहा था। मेजर बलवंत ने एक डॉक्टर से पूछा, जो सीनियर सर्जन दिखाई दे रहा था, डॉक्टर साहब क्या पार्थ हॉस्पिटल में आने के बाद से अब तक बेहोशी है? अब वो डॉक्टर अपने चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन लिए हुए कहता है, जी हाँ, पेशेंट की बेहोशी अभी टूटी नहीं है। वैसे हम ऑपरेशन करते समय अच्छी तरह देख लिया है, पार्थ के दिल या दिल के कनेक्शन में नसों पर गोली का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। असल में हत्यारे का निशाना चूक गया था। मेरा ख्याल है कि गोली के लगते ही फिर हत्यारे के हाथ से वो पिस्टल देखते ही पार्थ भी बड़ी तेज़ी से बाईं ओर मुड़ा होगा, इसलिए गोली ठीक दिल के ऊपर न लगकर दिल के दाहिनी ओर 1 इंच की दूरी पर आ लगी, फिर तिरछी होकर दाएं लंग्स की ओर चली गई। अगर पार्थ बाईं ओर के बजाय दाईं ओर को मुड़ गया होता तो गोली भले ही दिल से 1 इंच की दूरी पर लगती, लेकिन दिल उससे जुड़ी नसों को ज़रूर घायल कर डालती। उस सूरत में पार्थ की मौत तत्काल भी हो सकती थी और इसलिए हमें 25% आशा है कि हम पार्थ को बचा लेंगे। अब मेजर बलवंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, पार्थ का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। पार्थ का जीवन उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए भी बहुत ही कीमती है। पार्थ के जिंदा रहने पर शायद हम उन मूर्ति चोरों और तस्करों के उस गैंग का पता लगा पाए। मेजर बलवंत फिर कुछ पल सोचकर इंस्पेक्टर तिवारी की ओर देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, पार्थ का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ही केस के लिए तो पार्थ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक पार्थ पूरी तरह अच्छा नहीं हो जाता तब तक बाहरी आदमी तो दूर, उसके फैमिली का कोई भी आदमी इनसे मिलने के लिए इस वार्ड के आसपास भी ना जाए। अब पार्थ के बड़े भाई ने चौंकते हुए मेजर बलवंत से कहा, ये क्या कह रहे हो आप? अब मेजर बलवंत ने बड़ी नरमी से पुजारी को समझाते हुए कहा, पुजारी जी,
इसमें हमारा या किसी और का नहीं बल्कि आप सबका भला होगा। मेरा मानना है कि पार्थ को गोली मारने वाला आदमी उन चोरों से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है जो हनुमान मंदिर की मूर्तियाँ चुरा ले गए। आप लोग सब निश्चिंत रहें, पार्थ को बचाने की दोस्तों और उनके साथी पूरी कोशिश करेंगे। पार्थ की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान इंस्पेक्टर तिवारी रखेंगे। पार्थ पर ज़रा सी हुई आँच नहीं आएगी, यू डोंट वरी। अब पुजारी के बड़े बेटे ने चैन की सांस ली और अपने पिता बड़े पुजारी की तरफ मुड़कर बोले, चलिए पिताजी, हम लोग घर चले। मेजर बलवंत तेजी से पुजारी की तरफ मुड़े। उनके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे से कमजोरी टपक रही थी। आंखों में गहरी चिंता और दर्द था। मेजर बलवंत ने बूढ़े पुजारी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उनको दुख और चिंता से भरी आंखों में झांकते हुए कहा, पुजारी जी, आप तो ज्ञानी पुरुष है। मैंने जो कहा और जो कुछ अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा आप सब लोगों को होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा जिंदा रहे? बड़े पुजारी जी ने अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मेजर साहब, किसी भी तरह मेरे पार्थ को बचा लीजिए। आप जैसे महान आदमी ने जब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है तो हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बूढ़े पुजारी ने पीछे की ओर मुड़ते हुए अपने बड़े बेटे से कहा, चलो बेटा, हम घर चले। मेजर साहब और डॉक्टरों को अपना काम करने दो। बड़े पुजारी और उनके बड़े बेटे ने और उसके परिवार के मेंबर्स ने एक नज़र पार्थ के चेहरे पर डाली और फिर धीरे धीरे कमरे से निकल गए। मेजर बलवंत जिस समय अपने बंगले पर पहुंचा, शाम हो चुकी थी। दोपहर से आसमान पर काली घटाएं छाने लगी थी और सूरज डूबते डूबते सारे आकाश पर काली कजरारी घटाएं छा गई थी। 1, 2 बार 10 मिनट 12 मिनट तक तेज बौछारें पड़ चुकी थी। मौसम भी ठंडक आ गई थी। मेजर बलवंत के सभी साथी बंगले की दाई और गार्डन में चेयर्स पर बैठे शाम की चाय पी रहे थे। सुबह से मेजर का वेट करते करते लोग थक चुके थे। आज तो मेजर बलवंत ने उन्हें फ़ोन से भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो कहाँ है और कब तक घर लौटेंगे। मेजर बलवंत की कार को बंगले के गेट पर आते देख उन सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो सब गार्डन एरिया से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे और मेजर बलवंत की कार गेट पर अंदर आ गई तो वो लोग हाथ हिलाते हुए खुशी से उनका वेलकम करने लगे। अब पार्थ पर किसने हमला किया और क्यों किया? क्या पार्थ जिंदा बच पाएगा? क्या पार्थ पुलिस को कुछ बता पाएगा कि वो लोग कौन थे? इन सवालों से जुड़ी पहेली को सुलझाने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के अंत तक। खूनी दरिंदा, अ मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर स्टोरी, सिर्फ हमारे YouTube चैनल स्टोरी मैनिएक्स पर। और ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को।